हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शबनम अमगाई। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। लिकायों की जमीन और दुकान की लीज के लिए शासन की अनुमति जरूरी, शासन ने जारी किया आदेश। NABH की मान्यता मिली तो 15% तक बढ़ेगा आयुष्मान का भुगतान, मानक पूरे करने में जुटे अधिकारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के पास हुआ हादसा, नियंत्रित हुआ वाहन पैरापिट तोड़ते हुए नदी में समाया। धामों की क्षारण क्षमता पता लगाने के लिए अध्ययन शुरू, WII को सौंपी गई जिम्मेदारी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुविधा, UPCL के टोल फ्री नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की ले सकते हैं जानकारी। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती है प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा राजनीति करती रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जिस तरह बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबका समर्थन करती आई है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। देखिए, जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है। और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी, उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। ये तो लोकतांत्रिक देश है भाई, किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। अब तो वो कार्यक्रम हो चुका, तो शांति व्यवस्था बहाल रही। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य तेजी के साथ करने और समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता एवं दिव्यता का विशेष ध्यान देने को भी निर्देशित किया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। वहीं शहीदों के प्रति सम्मान तथा सेना की गौरवशाली इतिहास को संजोकर रखने के लिए इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैन्य धाम में अब अंतिम चरण का कार्य गतिमान है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 जनवरी के बीच होगा। खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। खेल मंत्री रेखा आर्यन ने इसकी जानकारी दी है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम्स को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने को सहमति दे दी। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को भी पत्र मिल गया है। देखिए, आज प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे। लोक निर्माण विभाग के नव नियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता है।
जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो भी हमारे इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे, जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं उनको जल्दी से पूरा किया जाए। देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि दून शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपाइयां, इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर स्थापित किए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 2024 में अब तक ड्रोन कैमरों द्वारा 5,808, ट्रैफिक इंटरसेप्टर वाहनों द्वारा 7,007 और कैमरों से 37,661 चालान किए गए हैं। इसके अलावा साल 2024 में कुल 1,24,131 वाहन चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की गई है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की सख्त निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हाँ, देखिए, जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज़्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंकन ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंकन ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियाँ सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठ कर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जब यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं, ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है। और अब जो मौके पर ऐसे यूथ जो इस तरह का वायलेशन कर रहे हैं, बिना हेलमेट के हों, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो उनके पेरेंट्स से भी बात की जा रही है। अभियान कल से शुरू किया, जिसमें 329 लोगों के चालान किए गए छात्रों। उत्तराखंड चारधाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालु चारधाम के कपाट बंद होने के बाद प्रवास स्थलों पर दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। शीतकालीन यात्रा में धामी सरकार GMVN गेस्ट हाउस के किराए में 10% छूट का लाभ दे रही है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनुपम खत्री ने इसे स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि इससे राज्य के राजस्व में काफी वृद्धि होगी और साथ ही साथ पहाड़ों पर रोजगार की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए यह काफी सराहनीय पहल है। वहीं चारधाम के शीतकालीन यात्रा पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज करते हुए कहा कि सरकार पहले जो काफी लंबे समय से चारधाम यात्रा चलते आ रही है, उसको ही सुचारू रूप से चलने का काम करे, उसी में सारी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम करे, तभी शीतकालीन यात्रा सही राह पाएगी, क्योंकि शीतकालीन में यात्रा और भी ज्यादा दुर्गम हो जाती है। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर जो मुख्यमंत्री जी ने बात कही है, बेहतर होता कि चारधाम की जो सुविधाएं हैं उसको पहले दुरुस्त कर लिया जाता, क्योंकि अभी जो चारधाम यात्रा चली और बीच में आपदा आई, किस प्रकार से वहां पे लोगों की जान माल की हानि हुई है, कई लोग उसमें लापता हो गए हैं और वहां रहने ठहरने की व्यवस्था लोगों को ढंग से नहीं मिल पाई है। आपदा के समय उनका कोई भी मंत्री नहीं गया। सरकार को चाहिए इससे पहले पूरा होमवर्क करना चाहिए। आप 10% की छूट तो दे देंगे, यात्री लोग भी आ जाएंगे, लेकिन यात्रियों की समुचित व्यवस्था का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड में वर्ष भर पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में प्रदेश सरकार यातायात जाम की समस्या से निपटने के लिए सड़क चौड़ीकरण के साथ ही प्रमुख तीर्थों, शहरों और पर्यटन स्थलों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कर रही है। वर्तमान में विभिन्न विकास प्राधिकरणों के जरिए 182 स्थानों पर 15,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा तैयार की जा रही है, जिसमें से 34 जगह पार्किंग स्थल तैयार हो चुके हैं। MDDA ऋषिकेश और देहरादून में 2,000 गाड़ियों की पार्किंग बना रहा है, जिसकी जानकारी MDDA उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने दी है।
उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग बनाई जा रही है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग ऋषिकेश में बन रहा है, जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। वहीं एक पार्किंग देहरादून में पुरानी तहसील में बनाई जा रही है, ताकि पार्किंग की समस्या का समाधान किया जा सके। नहीं, देखिए पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं, और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर देहरादून जिले के कांग्रेस नगर निकाय प्रभारी प्रकाश जोशी देहरादून पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने पर प्रकाश जोशी ने कहा कि सरकार अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। वह देहरादून जिले में फिलहाल संगठन से जुड़े लोगों के साथ बैठकें करेंगे और जिला स्तर पर जो संगठन में बदलाव करने होंगे उनको किया जाएगा। वहीं कैंडिडेट पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही चर्चा की जाएगी। देखिए, ये तो सच्चाई है कि प्रदेश में निकाय के चुनाव काफी समय से लंबित थे, प्रस्तावित थे, पर प्रदेश सरकार ये चुनाव को बार बार पीछे धकेलती रही। चुनाव कराने की मंशा प्रदेश सरकार की नहीं रही, और इसीलिए अब ये इतना लंबा खींच गया। निश्चित तौर पर आज भी तो कल तो होना ही है, जब भी सरकार चाहेगी। तो कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में हम लोग पहले से भी हमारी तैयारी है, और इस तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी अलग अलग विभिन्न जिलों में पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे, वो काफी लोगों को हर जिले में एक प्रभारी बनाकर भेजा है। मैं मानता हूँ पहला जो चरण है हमारा, आज मैं यहाँ देहरादून आया हूँ। इससे पहले पार्टी ने मुझे हरिद्वार भी जिम्मेदारी दी थी, हमने वहां भी काम किया था थोड़ा, और फिर अब देहरादून की बात करी है। तो देहरादून में सबसे पहले चरण में हम लोग सिर्फ और सिर्फ संगठन की जो समीक्षा है, आज अभी उम्मीदवार पर हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। आज कल परसों 3-4 दिन लगातार 4 या 5 दिन का मंथन रहेगा यहाँ पर। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।